एक युवक लिली व्हाइट रंग के ताबूत को जमीन में जाते हुए देखता है। वो अपनी आंखों के सूखेपन पर आश्चर्यचकित है, क्योंकि ये उसकी माँ को ही दफनाया जा रहा है। लेकिन ये समय इस सब बातों का नहीं है। ताबूत के ऊपर मिट्टी डालने के बाद ये छोटा सा अंतिम संस्कार खत्म हो जाता है और युवक वहाँ पर अकेला रह जाता है। यूलोजी के अलावा उसने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा था। उसकी माँ का अंत बहुत कठिन था। उसने अपनी माँ की देखभाल तब तक की जब तक उसे इस बीमारी के होने के बाद तक कुछ भी याद नहीं रहा। और हाँ, उसके बाद भी 2 साल और ऐसी कई चीजें हुई और कई बातें की गईं जिन्हें वो चाहता था कि वो अपनी माँ की यादों से अपने आप को दूर कर ले, लेकिन अतीत हमेशा के लिए वही का वही रह जाता है। जब वो अपनी माँ की कब्र से ऊपर देखता है तो उसे कुछ दूरी पर, शायद उससे 30 फीट दूर, कुछ बहुत ही अजीब दिखाई देता है। एक छोटी लड़की, शायद लगभग 10 साल की, स्कूल यूनिफॉर्म में किसी और की कब्र के पीछे खड़ी थी। उसने एक घिसा पिटा प्लास्टिक का पिग मास्क पहना था और उसके हाथ में एक गंदी रैगडॉल थी। वो एक पल के लिए उसके मास्क की अंधेरी आंखों में घूरता है, ये सोचते हुए कि क्या वो इसे वास्तव में देख रहा है या ये उसके तनाव और दुख के कारण उसकी कल्पना है। ये सोचकर वो आंखें झपकता है और वो गायब हो जाती है। एक सेकंड के लिए उसके मन में एक अजीब सा विचार बार बार चलता है, तुम पहले से ही खोना शुरू हो गए हो। इसके कुछ सालों के बाद शायद तुम अपनी माँ को प्राउड फील करवा। युवक अपना सर हिलाते हुए घर के लिए निकलता है। बेशक उसे इस तरह के दिन में ऐसी चीजें नजर आ सकती हैं। जब आप एक्सट्रीम इमोशनल डिस्ट्रेस में होते हैं तो आपका मन ऐसी अजीब चीजें करता है, और ये पूरी तरह से नेचुरल था कि उसे इस तरह के दुखी दिन में ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन पिग मास्क में वो छोटी लड़की वास्तव में असली लग रही थी। घर वापस आना एक वास्तविक अनुभव है। लंबे समय में ये पहली बार है कि वो वास्तव में अकेला महसूस कर रहा है, जैसे कि एक बच्चा एक विशाल अनदेखे स्थान में खो गया हो, जिसके बारे में कुछ भी ठीक ना लगे। वो खाने को माइक्रोवेव में गर्म करता है और किचन में ही इसे चुपचाप खाता है। ये जगह बहुत शांत है। यहाँ ना कोई घबरा रहा है और ना ही कोई दर्द से चिल्ला रहा है। वो बर्तन धोते हुए आह भरता है और अपने किचन की खिड़की से बाहर देखता है, और कुछ दूरी पर उसे एक और अजीब नजारा दिखता है। लगभग 12 साल का एक लड़का जो कि उसके घर की बगल में एक अंधेरे ठंडे जंगल में खड़ा है। उसने केवल चड्डी पहनी हुई है और इस चड्डी के साथ साथ एक घिसा पिटा प्लास्टिक का माउस मास्क भी, और उसने एक रैगडॉल को भी अपने पतले से हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक उसी तरह जैसे कब्रिस्तान में उस लड़की ने पकड़ी थी। युवक को पहला विचार ये आता है कि वो तुरंत बाहर जाए और जाकर इस बच्चे की मदद करे, क्योंकि ये एक ठंडी रात है और कहीं वो इस ठंड के कारण बीमार न हो जाए। लेकिन एक और पलक झपकने के बाद ये बच्चा भी गायब हो जाता है। अब वहाँ केवल पेड़ ही हैं। वो एक और गहरी सांस लेकर एस्प्रिन लेता है। उसके साथ वास्तव में कुछ गलत हो रहा है, जो वो बार बार इन अजीब बच्चों को जानवरों के चेहरे के साथ देखता है। वो इस उम्मीद में सीढ़ियों से ऊपर जाता है कि शायद उसे आज रात कुछ नींद आ जाएगी और सुबह वो थोड़ा बेहतर महसूस करेगा। उसे अपनी आंखों के कोनों में अजीब अजीब छाया दिखती हैं, लेकिन वो इन पर कोई ध्यान नहीं देता। उसे आज जो कुछ भी दिख रहा है वो उनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। वो एक पल के लिए उस कमरे के सामने रुकता है जहां उसकी माँ सोती थी। ये बिस्तर उसके बिना बहुत ही खाली लगता है। वो सोचता है कि अभी 1 सप्ताह पहले वो यहाँ इस बिस्तर में कैसे सोती होती थी। वो एक आह भरकर कमरे की लाइट बंद करता है और सोने चला जाता है। उस रात युवक को अजीब सपने आते हैं। वो अपने आप को समुद्र के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे बिंदु पर एक छोटी मछली की तरह महसूस करता है, जिसके चारों ओर एक विशाल काले रंग की शेप्स घूम रही हैं। उसे बहुत डर लगता है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। इस आतंक से अचानक घबराकर वो अपनी नींद से उठ जाता है और तभी वो उनको देखता है। जानवरों के मास्क में बच्चे, अब ये 7 हो गए हैं। वो उसके बिस्तर के चारों ओर हाथ में हाथ डाले खड़े हैं, जैसे वो किसी तरह का खेल खेल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से चुपचाप। प्रत्येक के पैरों में रैगडॉल्स भी हैं। लॉजिकली उसे उन्हें देखकर और ज्यादा डरना चाहिए था, क्योंकि ये उसके जीवन का सबसे अजीब अनुभव है। लेकिन फिर भी वो शांति की एक अजीब भावना को महसूस करता हुआ अपने कंबल को अपने ऊपर कर लेता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और फिर से सो जाता है। अगली सुबह जब युवक सोकर उठता है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता। उसने पहले से ही अजीब बच्चों को जानवरों का मास्क पहने और रैगडॉल्स के साथ अपने कमरे में देखने को अपनी कल्पना समझ लिया था, लेकिन जिसकी वो कल्पना नहीं कर सका वो उसके हाथ और पैरों की उंगलियों का सूनापन है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने पूरी रात बाहर ठंड में गुजारी हो, जबकि उसका कमरा तो पूरी तरह से गर्म था। शायद उसे कोई बीमारी न हो गई हो।
अगले कुछ दिनों में और अजीब चीजें होने लगती हैं। वो अपने लिए एक सैंडविच बनाता है और जैसे ही वो उसे खाता है तो उसे महसूस होता है कि उसे इसका टेस्ट नहीं आ रहा। वो ये सोचकर इसे स्मेल करता है, लेकिन उसे इसकी स्मेल भी नहीं आती है। क्या उसे सर्दी लग गई है, फ्लू या उससे भी कुछ बुरा? इसके साथ वो ये भी महसूस करता है कि वो घर में अकेला नहीं है। ये ऐसा है जैसे वहां उसके साथ कोई और भी है, और केवल कोई एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा। क्या इस सब का उन अजीब सपनों और हेलुसिनेशन से कोई लेना देना है? वो मास्क वाले बच्चे। वो इन विचारों को दबाता है, उसे इनके बारे में नहीं सोचना है। वो शायद ही ये सोचने की हिम्मत करे कि क्या बुरा है ये कि उसके घर में चारों ओर छोटे बच्चे मास्क पहने दिखते हैं। ये उसे बीमार कर रहे हैं, या फिर वो अपने मन को खो रहा है अपनी माँ की तरह। वो इन सब विचारों को अपने दिमाग से निकाल देता है, लेकिन हर बार जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे बार बार दूर से वही बच्चे दिखते हैं। जब वो टीवी देखता है या म्यूजिक सुनकर खुद को विचलित करने की कोशिश करता है तो उसे महसूस होता है कि पहले की तुलना में उसे अधिक वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है। उसकी हेयरिंग खराब हो रही थी। क्या ये किसी प्रकार का साइनस है? क्योंकि इसकी एकमात्र एक्सप्लेनेशन तो यही है, लेकिन जो उसके चारों ओर हो रहा है उस सब की एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका जवाब उसके पास नहीं है। कई दिनों के बाद वो सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठकर बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा होता है। युवक देखता है कि उसमें कुछ बदल गया है। ये उसकी त्वचा है। यह पीली, लगभग क्रीमी रंग की हो गई है, जैसे जीवन और जीवन शक्ति इसमें से निकल गई हो। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। वो शीशे में अपने चेहरे को करीब से देखता है। उसकी आंखें, क्या वो हमेशा से ऐसे ही दिखती थीं? क्या इनमें हमेशा से यही डार्क ब्राउन कलर का शेड ही था? हो सकता है कि ये उसका दिमाग हो, लेकिन उसे ये तो यकीन है कि कुछ गलत है। जैसे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही हो। तभी उसे आईने के कोने में से एक छोटा बच्चा दिखता है, जिसने एक डार्क ब्लू कलर का ड्रेस और एक मुस्कुराती हुई बिल्ली वाला मास्क पहना है, और वो वहां खड़ा होकर उसे केवल देख रहा है। युवक मुड़ता है, ये उम्मीद करते हुए कि वो इन अजीब बच्चों को करीब से देख सके, लेकिन जाहिर है वहां कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में सब कुछ बिगड़ जाता है। अंतिम संस्कार के 2 सप्ताह के बाद उसकी स्मेल और टेस्ट की सेंसेस वापस नहीं आई हैं। उसकी हेयरिंग भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जब तक कि वो पूरी तरह से बहरा नहीं हो गया। बच्चों को दिखना रुकता नहीं है, लेकिन वो कहाँ दिखेंगे ये पता लगाना भी मुश्किल है। समय के साथ उसकी दृष्टि भी धुंधली होने लगी है, और वो अपनी आंखों को कितना भी जोर से रगड़ ले उसे कभी साफ नहीं दिखता है। उसका पैर टेबल से टकराता है और उसके पैर के अंगूठे का नाखून टूट जाता है, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे करके उसकी सभी सेंसेस खत्म होने लगती हैं। उसे किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहता। जब एक दिन वो कुछ गाजरों को काटकर अपने लिए सूप बनाने का फैसला करता है, इस उम्मीद के साथ कि ये वो भोजन हो सकता है जिससे उसे अंततः टेस्ट आ जाए, लेकिन उसकी दृष्टि अब इतनी धुंधली हो रही है कि वो मुश्किल से ही देख पाता है। चाकू से वो अपनी हथेली को काट लेता है। उसे ये समझने में कुछ समय लगता है कि क्या हुआ है, क्योंकि ना तो उसे दर्द होता है और ना ही कोई खून निकलता है। वो अपनी हथेली में हुए इस घाव को साफ देख सकता है, और अपने सामने उन बच्चों के देखने को भी साथ साथ सोचता है कि ये सब क्या हो सकता है। लेकिन कट से बाहर ये पतले सफेद धागे से क्या है? वो त्वचा के किनारे को पकड़ लेता है, लेकिन ये अब त्वचा नहीं है। ये एक अधिक पीला फटा हुआ एक कपड़ा लगता है, और उसने इसे खींच दिया है। कोई खून नहीं, कोई मांस नहीं, कोई हड्डी नहीं, बस इसके नीचे कुछ फूला हुआ सफेद स्टफ है। वो अब कई दिनों से बिस्तर पर ही है। वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना सुन सकता है, ना महसूस, ना टेस्ट, ना स्मेल, कुछ भी नहीं। वो बस सोच सकता है। वो डरा हुआ है। उसे अपनी माँ चाहिए, लेकिन वो कब की चली गई है। वो समय के साथ साथ सिकुड़ रहा है। वो ना बात कर सकता है और ना चल सकता है। वो बस छोटा और छोटा होता जा रहा है। मास्क वाले बच्चे दीवारों के भीतर चलकर रोज उसे देखने आते हैं, जैसे कि अपने नए खिलौने का इंतजार कर रहे हो। युवक अब नहीं रहा। अब जो बचा है वो एक और रैगडॉल है, जिसकी ब्राउन बटन आंखें हैं, और वो बिस्तर पर लेटी है। खरगोश के मास्क में एक छोटा लड़का आगे बढ़कर इसे उठाता है। वो इसे कुछ पल के लिए घूरता है, और फिर बच्चे घर को एक बार फिर से खाली छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह का एक अनप्लेजेंट अनोमलस एक्सपीरियंस आप SCP-747 के एनकाउंटर पर कर सकते हैं, जिसे चिल्ड्रन एंड डॉल्स के नाम से जाना जाता है। SCP-747 विशेष रूप से जानवरों के मास्क पहने इन अजीब अनोमलस बच्चों की घटना को संदर्भित करता है। स्टडी से ये पता चला है कि मास्क एक तरफ, ये सभी बच्चे उन बच्चों के समान हैं जो उस समय मर गए थे जब उनके अनोमलस काउंटर पार्ट्स पहली बार प्रकट हुए थे।
यह हमें इस थ्योरी की ओर ले जाता है कि SCP-747 इंस्टेंसेस उन बच्चों की स्पेक्ट्रल मैनिफेस्टेशंस हैं जो एक बार थे, जो किसी तरह SCP-747 की शक्ति द्वारा बदल गए। ये एक थ्योरी है जिसमें परेशान करने वाली जानकारी शामिल है। SCP फाउंडेशन एजेंट्स ने ग्रीफ काउंसलर्स के रूप में प्रत्येक मृत बच्चों के माता पिता के साथ इंटरव्यूज किए और इन दिल दहला देने वाले इंटरव्यू से ये पता चला कि मरने वाले प्रत्येक बच्चे के पास एक ऐसी डॉल थी जिसे वो बहुत प्यार करता था और वो उसकी फेवरेट थी। इतनी ज्यादा कि प्रत्येक डॉल उनके साथ दफन कर दी गई, क्योंकि किसी स्तर पर उन्हें इस दुनिया के अंतिम आराम से अलग करने का विचार माता पिता के लिए सहन करना बहुत दर्दनाक था। SCP-747 इंस्टेंसेस द्वारा प्रदर्शित डॉल्स के साथ व्यस्तता को देखते हुए फाउंडेशन इन तथ्यों को महत्वपूर्ण पाया। SCP-747 की फिजिकलिटी या यूं कहें कि उनकी कमी भी इस थ्योरी की ओर इशारा करती है कि वो शक्तिशाली स्पेक्ट्रल मैनिफेस्टेशन की क्षमता रखते हैं। वो मोटाई में 10 सेंटीमीटर तक की ठोस दीवारों के माध्यम से गुजर सकते हैं और कभी कभी उनकी पार्शियली सॉलिड नेचर के कारण उनको सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने में कठिनाई होती है। वो हमारी जैसी ही अपनी वास्तविकता में एक रहस्यमयी और अकेला जीवन जीते हैं और उन्हें कभी भी बोलते हुए नहीं देखा गया, लेकिन हाँ, ये संभावना है कि उनके पास एक दूसरे से बात करने का कोई तरीका तो है। जिन व्यक्तियों को वो सीधा लक्षित करते हैं उनमें से SCP-747 बच्चे नॉन अनोमलस मनुष्यों में बहुत कम रुचि रखते हैं। वो मुख्य रूप से अपनी डॉल्स और एक दूसरे के साथ खुद को व्यस्त रखते हैं। यह ज्ञात है कि बच्चे वास्तव में किस हद तक संवेदनशील हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास सेल्फ कंप्रीहेंशन का कोई रूप है जो उनके द्वारा उनके स्थान और उनके आसपास की जागरूकता में प्रकट होता है, जो उन्हें चलते समय चीजों से ना टकराने से रोकता है। लेकिन निश्चित रूप से उनकी स्पेक्ट्रलिटी शायद ही SCP-747 की सबसे अधिक परेशान करने वाली या आई कैचिंग फीचर नहीं है। नहीं, SCP-747 का वास्तविक खतरा ये है कि वो मनुष्यों को डॉल्स में बदलने की क्षमता रखते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसे स्थापित करने में कुछ सेकंड्स ही लगते हैं, लेकिन अंत में प्रभावी होने के लिए 21 टॉर्चरस दिन का समय चाहिए। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए बच्चे एक ऐसे इंसान को चुनेंगे जो उनको पसंद आएगा, शायद एक जो उनकी कलेक्शन में सबसे अच्छा फिट हो। फाउंडेशन को वर्तमान में पता नहीं है कि पीड़ित को चुनने के लिए कोई निश्चित क्राइटेरिया है या फिर ये केवल गलत समय पर गलत जगह की बात है। जब समय सही होता है और उनका चयन सुरक्षित होता है तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव के चारों ओर 5 से 7 सेकंड्स के लिए एक सर्कल बनाते हैं। केवल इतना ही समय लगता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सेकंड्स। और अब ये वो बिंदु है जहां से वापस नहीं जाया जा सकता। इस रिचुअल को पूरा करने के बाद बच्चे अपने अपने रास्ते पर चले जाएंगे और प्रोसेस की शुरुआत हो जाएगी। यही कारण है कि SCP फाउंडेशन के लिए SCP-747 की गतिविधियों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। जबकि एक बार रिचुअल हो जाए तो इस प्रोसेस को रोकने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये संभव है कि चक्कर से बचकर SCP-747 बच्चों के रिचुअल को पूरा होने से रोका जा सके। हालांकि इसके खिलाफ भी उनके पास खतरनाक उपाय हैं। कई पीड़ित इस सर्कल के भीतर खालीपन और विचारहीनता की भावना की रिपोर्ट देते हैं। वो अपने द्वारा दिए जा रहे भयानक भागे को रोकने के लिए मन की एक शांत स्थिति को प्रेरित करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में कोई तत्काल लक्षण नहीं दिखते हैं। हालांकि 15 मिनट या इसके बाद पीड़ित को अपने शरीर में कहीं कहीं सूनेपन का अनुभव होना शुरू हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे ठंडे मौसम या खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारण होता है। अगले 21 दिनों में लक्षण धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। हालांकि अगर पीड़ित पुराने तनाव या चिंता की स्थिति में चला जाता है तो ये प्रक्रिया संभावित रूप से कम 10 दिनों तक हो सकती है। इस कन्वर्जन को अक्सर 3 अलग अलग स्टेजेस में विभाजित किया जाता है। स्टेज 1, छोटी सेंसेस का खो जाना। ट्रांसफॉर्मेशन की इस इनिशियल स्टेज का सबसे भयानक पहलू ये है कि इसके कई लक्षणों को अधिक सामान्य छोटी बीमारियों के रूप में आसानी से वर्णित किया जा सकता है। स्मेल, टेस्ट और सुनने की सेंसेस धीरे धीरे कम होने लगेंगी और फिर पूरी तरह से गायब हो जाएंगी, जो पहली बार में गंभीर ठंड की तरह लगती हैं। पीड़ित इस स्तर पर अपनी स्थिति में परेशानी की भावना व्यक्त कर सकता है, लेकिन वो मानसिक रूप से काफी हद तक स्टेबल रहेगा। यदि कोई भी बदलाव एक्सट्रीम मेंटल इंस्टेबिलिटी में चला जाता है तो इसे एक्सलोरेटेड ट्रांसफॉर्मेशन रेट के रूप में लिया जाना चाहिए। हालांकि स्टेज 1 के अंत में एक अधिक स्पष्ट परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पीड़ित अपनी आंखों के रंग और त्वचा में धीमी गति से होने वाले बदलाव देखेंगे जो कि डॉल के रंगों को रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन ये केवल शुरुआत है। स्टेज 2, प्रमुख सेंसेस का खो जाना। अगले 13 दिनों में पीड़ित अपनी दृष्टि और टच की सेंस का खोना शुरू कर देंगे।
जिसके परिणामस्वरूप उनको एक्सट्रीम मेंटल इंस्टेबिलिटी और स्ट्रेस होगा। पीड़ित अपने शरीर में फीलिंग्स को फिर से खोजने की कोशिश करते हुए खुद पर भयानक एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं, केवल ये महसूस करने के लिए कि उनकी फीलिंग्स हैं या नहीं। और जब उनको ये पता चलता है कि उनकी फीलिंग्स अच्छे के लिए चली गई हैं, तो वो और अनस्टेबल हो जाते हैं। इस स्टेज पर भयानक अनॉर्मलस फिजिकल चेंजेस और भी अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। पीड़ित अपनी त्वचा को खुरदरा महसूस करने लग जाएगा, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के कपड़ों के रूप में बदल जाती है। इंटरनल ऑर्गन्स भी धीरे धीरे सिंथेटिक स्टफिंग्स में बदल जाते हैं, यहाँ तक कि पीड़ित की आंखें भी सख्त बटन जैसी हो जाती हैं। हालांकि पीड़ित इस पूरी गंभीर प्रोसेस के दौरान जीवित रहेंगे, भले ही उनका अपना शरीर तेजी से परिवर्तनों से गुजर रहा हो। स्टेज 3 पूरी ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरी स्टेज में आने के 24 घंटों के भीतर पीड़ित पूरी तरह से एक डॉल में बदल जाएगा। SCP-747 बच्चे इस डॉल के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे वो किसी और डॉल के साथ करते हैं, और यदि कभी ये SCP-747 के प्रभाव से बनाई गई डॉल नष्ट हो जाती है तो वे एक बार फिर से मनुष्यों में अधिक रुचि दिखाएंगे जब तक कि उन्हें एक नया लक्ष्य नहीं मिल जाता। SCP फाउंडेशन के पास वर्तमान में 7 SCP-747 स्पेसिमेंस हैं। SCP-747-01 नीले पजामे का एक सेट और ज़ेब्रा मास्क पहने हुए लगभग 7 साल का बच्चा है। SCP-747-02 चड्डी और माउस मास्क पहने लगभग 12 साल का बच्चा है। SCP-747-03 एक लगभग 10 साल की बच्ची है जिसने एक महंगा प्राइवेट स्कूल यूनिफॉर्म और एक पिग मास्क पहना है। SCP-747-04 एक लड़का है जो लगभग 14 साल का है और उसने एक विंटर कोट और एक रैबिट मास्क पहना है। SCP-747-05 एक लगभग 12 साल की बच्ची है जिसने एक साड़ी और एक जिराफ मास्क पहना है। SCP-747-06 लगभग 5 साल की एक बच्ची है जिसके पास एक चमकीले गुलाबी रंग की ड्रेस जैसे किसी ब्यूटी कंटेस्ट में पहनी जाती है और एक गॉड मास्क भी है। और अंत में SCP-747-07 लगभग 9 वर्षीय बच्चा जिसने नीले रंग के ओवरऑल्स और एक कैट मास्क पहना है। दिलचस्प बात यह है कि उसके पास एक नोट भी मिला है जिसमें एक माँ के बारे में एक कहानी थी जो अपने बच्चे को अपने बाद के जीवन में खोज रही थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि एक एंटिटी की माँ जो SCP-747 इंस्टेंस बनने से पहले थी, माना जाता है कि बच्चे के जन्म के दौरान ही उसकी मौत हो गई। फाउंडेशन ने सभी SCP-747 इंस्टेंसेस को एक सिंगल कंटेनमेंट चैम्बर में कंटेन किया है जो आकार में 30 मीटर बाय 10 मीटर है, जिसकी कंक्रीट दीवारें हैं जो कम से कम 15 सेंटीमीटर मोटी होती हैं ताकि बच्चों को उनके माध्यम से कहीं भी जाने से रोका जा सके। यह अनिवार्य है कि बच्चों द्वारा किसी भी असामान्य व्यवहार की सूचना तुरंत सुपीरियर पर्सनल को दी जाए। यदि बच्चे स्टाफ के किसी भी मेंबर में रुचि लेते हैं, जो कि कोई भी रिसर्च, कोई गार्ड या जो कोई उन्हें देखने आता है, कोई भी मेंबर हो, तो उसे तुरंत किसी और प्रोजेक्ट पर असाइन कर दिया जाता है। बच्चों को उनके असामान्य प्रभाव से बनाई गई डॉल्स को छोड़कर उन्हें शांत रखने के लिए कुल 25 डॉल्स के साथ खेलने की अनुमति है और SCP फाउंडेशन केवल उनकी डॉल्स को जांच या रिपेयर करने के लिए ही कंटेनमेंट चैम्बर से बाहर लाने की अनुमति देती है। कोई भी स्टाफ मेंबर जो पहले बताए गए अनॉर्मलस SCP-747 के सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है, उसे क्वारंटीन करके अलग कर दिया जाता है। टास्क फोर्स 747-B8 हर समय एक्टिव रहती है यदि कोई भी कंटेनमेंट ब्रीच, ट्रैकिंग को हैंडल करना, पकड़ना और कंटेन करने की आवश्यकता हो। SCP-747 के साथ इंटरफेस करने की अविश्वसनीय रूप से वोलाटाइल और खतरनाक नेचर के कारण लेवल 3 स्टाफ या इसके ऊपर के कर्मचारियों को ही उनके कंटेनमेंट सेल में आने की अनुमति है यदि जब भी इसकी आवश्यकता हो तो। SCP-747 को उनकी फेजिंग एबिलिटीज और अनप्रिडिक्टेबल नेचर के कारण यूक्लिड क्लासिफाई किया गया है। आखिरकार कौन जान सकता है कि उन मास्क के पीछे क्या चल रहा है, लेकिन SCP-747 के बारे में एक और बात है और शायद ये सबसे भयानक भी है। ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि जिन पीड़ित व्यक्तियों को SCP-747 डॉल्स में बदल देता है वो वास्तव में मृत नहीं होती हैं, बल्कि वो अभी भी समझ बूझ रखती हैं, लेकिन अपनी सभी सेंस से खाली और धीरे धीरे पागलपन में जाते हुए। अब जाइए और जाकर डॉक्टर बॉब की फाइल्स में से SCP-4666 द यूल मैन देखें, एक ऐसी एनोमली जहां आपको ऐसी डॉल्स के अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स में बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।